राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी के दौरे के दूसरे दिन उमराह में 180 फीट ऊंचे 7 मंजिला सर्ववैद महामंदिर के प्रथम तल का रिमोट से बटन दबाकर उद्घाटन कर श्रद्धालुओं एवं देशवासियों को समर्पित किया। यह मंदिर दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के बेमिना इलाके में पिछले सप्ताह एक पुलिसकर्मी पर हुए हमले में शामिल 3 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों के मुताबिक हाइब्रिड आतंकवादी वे होते हैं जो हमले करते हैं और फिर वापस नियमित जीवन जीने लगते हैं। भारत में 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने की आकाश मिसाइल प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य और मास्टरमाइंड ललित झा के बीच कथित संबंधों को खारिज कर दिया है और इसे बंगाल की छवि खराब करने की भाजपा की चाल करार दिया। कन्याकुमारी सहित दक्षिण तमिलनाडु के कई हिस्सों में हाल ही के दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण भारी तबाही मची है तथा धान के खेत, सड़कें, रिहायशी इलाके तथा पुल जलमग्न हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी तमिल संगमम कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है और पिछले 1 वर्ष के दौरान हुए अनेक कार्य इस बात के प्रमाण है कि काशी और तमिलनाडु के रिश्ते भावनात्मक भी हैं एवं रचनात्मक भी। संसद से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, डीएनसी सांसद टीआर बालू और दयानिधि मारन और टीएमसी के सौगत राय शामिल हैं। राजधानी लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे में एक महिला व एक छोटे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपी के सहीबाबाद स्थित मोहन नगर लोनी रोड पर मौजूद कृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने शाही एक्सपोर्ट कपड़ा फैक्ट्री में दोपहर करीब 2 बजे आग लग गई। इमरजेंसी अलार्म बजने पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया। पड़ोसी राज्य केरल में एक महिला में कोविड-19 का सब वेरिएंट JN1 पाए जाने के बाद कर्नाटक सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मास्क पहनने का सुझाव दिया है। लोकप्रिय जन जन की आवाज, सत्य के पुजारी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मार्ग पर चलने वाले, राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्घोष। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक अपने स्थापना के 28 वर्ष सफलतापूर्वक गुजारकर 16 दिसंबर 2023 को 29वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। समस्त राष्ट्रवासी, विज्ञापनदाता, पाठक, शुभ चिंतकों को इंडिया दर्पण दैनिक मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी आईआईटी प्रणाली की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा है। आईआईटी को प्रतिभा और प्रौद्योगिकी का ऊष्मायन केंद्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि आईआईटी खड़गपुर को देश का पहला आईआईटी होने का भी गौरव प्राप्त है। इस संस्थान ने लगभग 73 वर्षों की अपनी यात्रा में महान प्रतिभाओं को निखारा है और देश के विकास में इसका योगदान अतुलनीय है। तकनीकी शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान और आईआईटी प्रणाली की जननी आईआईटी खड़गपुर में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस हरे भरे वातावरण के बीच आना मेरे लिए सुखद अनुभव है। आईआईटी खड़गपुर भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड कैंपस है। स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और गुरुकुल आधारित बुनियाद का विवेकशील मिश्रण अपने आप में सम्मोहित करने वाला है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी 3205 विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभाशीष देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि आपका जीवन सार्थकतापूर्ण हो और आप उपलब्धियों के उच्चतम शिखर पर छुएं।
मैंने पाया है कि आज उपाधि प्राप्त करने वालों में करीब 21% बेटियां हैं। मैं उनको विशेष बधाई देती हूँ। मेरा मानना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी एक स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए आवश्यक है। आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और लाइफ फेलो अवार्ड से सम्मानित सभी विभूतियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये सम्मान साइंस, एजुकेशन और रिसर्च के प्रति आपके समर्पण का प्रतीक है। मेरी कामना है कि आप आने वाले समय में भी विज्ञान की ऐसे ही सेवा करते हुए समाज की प्रगति में अपना योगदान देते रहें। देवियों और स्वजनों, हमारे आईआईटी सिस्टम की पूरी दुनिया में एक साख है। आईआईटी को प्रतिभा और प्रौद्योगिकी का इंक्यूबेशन सेंटर माना जाता है। आईआईटी खड़गपुर ने अपने लगभग 73 इयर्स के सफर में अनेकों अद्वितीय प्रतिभाओं को तराशा है। आपके संस्थान को देश का पहला आईआईटी होने का गौरव भी प्राप्त है। देश के विकास में आपका योगदान अतुलनीय है। मैं आपकी योग्यता, दक्षता और योगदान की सराहना करने के साथ साथ आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि देश भर के लिए नया संस्थानों का आप मार्गदर्शन करें। मुझे बताया गया है कि आईआईटी खड़गपुर की शुरुआत पुराने हिजाली डिटेंशन कैंप में हुई थी, जिसे शहीद भवन के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ से कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। ऐसे क्रांतिकारी स्थल से शुरू हुए इस संस्थान से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की अपेक्षा तो की ही जा सकती है। देवियों और स्वजनों, आज भारत नई ऊंचाई को छू रहा है, नई मानक स्थापित कर रहा है और एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में भी उभर रहे हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व के सामने आ रही चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए तत्पर है। भारत के इस अमृत काल में टेक्नोलॉजी के जरिए मंथन से ही स्वर्णिम युग आएगा। बदलाव की बयार कल्पना से तेज है। कंप्यूटराइजेशन, सोलर एनर्जी, जीनोमिक्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी एक ऐसे संसार की उत्तराधिकारी हो जहां न्याय, समानता, सौहार्द केवल आदर्श ना होकर जीवन की आम बात हो, जहां ऊंच नीच का भेद ना हो और जहां प्रत्येक व्यक्ति निर्भय होकर जीवन यापन कर सके। योग में आपकी प्रशस्ति हो, आपकी कर्मठता अनुकरणीय हो, आपका सुयश बढ़े और आपका आचरण विनयपूर्ण हो। मैं सभी डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। पीएम मोदी ने आज वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित 180 फीट ऊंचे 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी कर रही है। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। काशी प्रवास का आज मेरा ये दूसरा दिवस है। हमेशा की तरह काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है, अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है।
विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर यहाँ 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है, इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। मैं इस अवसर पर महर्षि सदाफल देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके प्रति मेरे हृदयस्थ भावों को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित करता हूं। मैं उनकी गुरु परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वरवेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया था। स्वरवेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूज्य संतों ने मुझे जो मान सम्मान दिया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। स्वरवेद महामंदिर धाम के आज लोकार्पण का कार्यक्रम काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से और स्वरवेद महामंदिर धाम परिवार के से जुड़े हुए सभी श्रद्धालु जनों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वरवेद महामंदिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग की जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम विहंगम योग संत समाज का प्रारंभ हुआ है। और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत के विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके, इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी श्रद्धालु जनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. लोकप्रिय जन जन की आवाज, सत्य के पुजारी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मार्ग पर चलने वाले, राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्घोष। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक अपनी स्थापना के 28 वर्ष सफलतापूर्वक गुजारकर 16 दिसंबर 2023 को 29वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। समस्त राष्ट्रवासी, विज्ञापनदाता, पाठक, शुभ चिंतकों को इंडिया दर्पण दैनिक
मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने गुरु घासीदास जयंती की सभी को बधाई दी। साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से दुनिया को सत्य, अहिंसा और सामाजिक सद्भावना का मार्ग दिखाया। उन्होंने सभी मनुष्य एक समान है का संदेश दिया। सीएम ने बताया कि गुरु घासीदास जी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक समरसता और सबके उत्थान की दिशा में काम किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ अन्य सामाजिक हित में भी कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री बनने के पश्चात किसी भी शैक्षणिक संस्था में ये हमारा पहला कार्यक्रम है और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे शुभ अवसर पर बाबा गुरु घासीदास की जयंती का समारोह मनाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किए। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबको मालूम है कि 18वीं सदी में पूरे देश में भेदभाव, छुआछूत ये सब चरम सीमा पर था और ऐसे समय में हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती में संत शिरोमणि का अवतरण हुआ और उन्होंने मनखे मनखे एक समान इसका उपदेश पूरे विश्व को दिया, समरसता का उपदेश पूरे विश्व को दिया। और आज कहीं ना कहीं हम लोग उस उपदेश का पालन करते हुए समरसता बनाए हुए हैं और ये जयंती मनाने की सार्थकता तभी होगी जब हम लोग उनके उपदेश को अंगीकार करते हुए पूरे समाज में समरसता को और बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ और भी कई सामाजिक हित में काम हो रहे हैं। ब्लड डोनेशन का यहाँ पर काम चल रहा है। 200 यूनिट ब्लड आज डोनेट करने का कार्यक्रम रखा गया है और कुलपति जी ने बताया कि यहाँ पर एनएसएस की बड़ी टीम है जिनके तरफ से गरीब बच्चों को 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है। अभी 600 बच्चे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। आगे 2000 बच्चों को देने का लक्ष्य है, ऐसा कुलपति जी ने बताया है। और भी कई स्वावलंबन के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। कई हमारे स्टूडेंट स्वावलंबन को अपना के लाखों रुपये उपार्जन करने का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रोत्साहन का काम हो रहा है। तो विश्वविद्यालय के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि अकेला एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से है, ये आगे और प्रसिद्धि प्राप्त करे और यहाँ से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर राष्ट्रभक्त यहाँ से निकले। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज 9 दशकों से उनके नेतृत्व में हमारा ये देश आगे बढ़ रहा है। विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसा एक छोटा सा वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा को प्रदेश का मुखिया, सरकार का मुखिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी ने सौंपा है। तो कहीं ना कहीं इस विश्वास में खरा उतरने के लिए
आप सब लोगों का भी आशीर्वाद, आप सब लोगों का भी सहयोग की मुझे आवश्यकता होगी। आज के ऐसे पावन अवसर में गुरु घासीदास जयंती मनाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार हमको यहाँ पर आमंत्रित किया। उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार का और सभी नागरिक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार में विधायिका और अफसरशाही के बीच विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने वित्त विभाग द्वारा दिल्ली विधानसभा के बिल स्वीकृत करने में हीला हवाली करने का आरोप लगाते हुए प्रधान वित्त सचिव पर उनके दिए आदेश को न मानने की बात कही। विधानसभा में अपने बयान में मंत्री ने कहा कि बार बार दिल्ली विधानसभा से जुड़े मसलों को कानून विभाग के पास भेजा जा रहा है, जबकि कानून विभाग ने ऐसे किसी भी मसले को उनके पास भेजने के लिए मना किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह दिल्ली विधानसभा से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा पूरी विधानसभा के हाउस के सामने रखा गया था कि किस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिल्ली विधानसभा के बिल नहीं क्लियर हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 1993 में दिल्ली की विधानसभा पहली बार बैठी थी और 1993 से ही दिल्ली के लोगों को वोट का अधिकार मिला था कि जो लोग इस सदन में बैठते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है। और हमारे संविधान में और पूरी दुनिया में अगर आप देखिए तो लोकतंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश अपनी आज़ादी के लिए उसने लड़ाई करी, तब जाके इस देश के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। दिल्ली के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार 1991 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से मिला। और यही कारण है क्योंकि इस हाउस में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए हमेशा से किसी भी विधानसभा को, किसी भी पार्लियामेंट को हर स्टैट्यूट में, हर कानून में, हर नियम में एक खास स्थान दिया जाता है। दिल्ली में भी ऐसा ही चल रहा था। 1993 से आज तक दिल्ली विधानसभा से जुड़े हुए जो भी वित्तीय मामले थे वो दिल्ली विधानसभा के सचिव के माध्यम से सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाते थे। आज तक कभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज पहली बार दिल्ली का फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने आप को शायद दिल्ली विधानसभा से भी ऊपर समझता है, इस संविधान से भी ऊपर समझता है और बार बार दिल्ली विधानसभा की जो सारी फाइलें हैं उनको ये लिखकर वापस भेज रहा है कि लॉ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। अब इस पे बहुत सारे सवाल हैं। अगर लॉ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है तो इसका मतलब ये है कि इतने सालों से जितने फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं उनको जेल जाना चाहिए, जो वो ऐसे बिल पास कर रहे थे। इसका मतलब सबने गलती करी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि जो आज के दिन में अफसर बैठे हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो इस दिल्ली विधानसभा के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं और वो बार बार फाइलों को लॉ डिपार्टमेंट भेज रहे हैं। और लॉ डिपार्टमेंट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, हर बार कोई भी फाइल जब उनके पास जाती है वो ये स्पष्ट तौर पर लिखकर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि अब 40 से ज्यादा फाइलों पर लॉ डिपार्टमेंट ने बहुत स्पष्ट तौर से लिख के दे दिया है कि दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई कोई भी फाइल लॉ डिपार्टमेंट के पास नहीं आएगी। उन्होंने ये लिख के दे दिया है कि जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स है वो दिल्ली विधानसभा पे लागू नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा दिल्ली सरकार का विभाग नहीं है। मेरे पास कई ऐसे कागज हैं जो लॉ डिपार्टमेंट ने कभी चीफ सेक्रेटरी को, कभी सेक्रेटरी को, कभी दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरी को, कभी लॉ मिनिस्टर को लिख के भेजा हुआ है। और मैं एक ऐसे नोट से आपको पढ़ के सुनाना भी चाहूंगी कि लॉ डिपार्टमेंट ने क्या कहा है। लॉ डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पे कहा है, इट हैज ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट बाय दिस डिपार्टमेंट इन वेरियस फाइल्स दैट द प्रपोजल्स ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली are to be processed directly as per the settled practice over the years and not through the law and justice department. एक फाइल पे नहीं, दो फाइल पे नहीं, 40 से ज्यादा फाइलों पर लॉ डिपार्टमेंट ने ये लिख के भेज दिया है। लेकिन उसके बावजूद फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मैंने भी
बतौर फाइनेंस मिनिस्टर कई बार डायरेक्शंस दी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्शंस दी हैं कि लॉ डिपार्टमेंट की एडवाइस को माना जाए। जिस प्रकार से 1993 से लेकर आज तक दिल्ली विधानसभा चलती आई है, जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा के बिल्स क्लियर होते आए हैं, जिस प्रकार से सारी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस चलती आई हैं, उनको लागू किया जाए। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और वहां के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उन्होंने मेरा आदेश मानने से मना कर दिया। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को वेपनाइज कर दिया गया है दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार जो कानून लेके आई है, उस कानून में अब स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी अगर मंत्री की बात मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने। आज अगर आप चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानते हैं तो ये दिल्ली की जनता का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चंदा जुटाने के अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को डोनेट फॉर देश अभियान को लॉन्च किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। चंदा अभियान की शुरुआत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के खाते में 1,38,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। आज शुरू होकर कांग्रेस स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर तक कांग्रेस डोनेट फॉर देश अभियान के जरिए पार्टी के लिए चंदा जुटाएगी। वहीं इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि यह पहली बार है जब आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए चंदा एकत्र किया जा रहा है। डोनेट फॉर देश अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे। हर बूथ से कम 10 घरों से चंदा लेने का लक्ष्य रखा गया है। आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलके एक ऐप तैयार किया है, और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री, और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है। और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी, जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज है, और कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, गरीब है, वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं। और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सारे देश में एक मुहिम बन जाएगी, और लोग भी तैयार है, और ख़ासकर 1-2 दिन में बहुत से लोग खुद ब खुद वॉलेंटरली आके वो डोनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो ये आप तैयार किए, और जो हमारे पार्टी के ट्रेजरर है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, माध्यम के दोस्त हैं, सभी ने, और ख़ासकर ये जो हमको मदद मिल रही है अपने दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, तो ये सभी यही है कि हम एक होकर ये डोनेशन भी कलेक्ट करेंगे, ये लड़ाई में इसको जोड़ेंगे, और लोगों को हम एक भरोसा दिला सकते हैं कि ये एक ही पार्टी ऐसी है जो गरीबों के साथ है, ये दिखाने के लिए भी हमको इसकी मदद होती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम